नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजी से एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की सीरीज जीरो टू हीरो। अगर आपको मैथ्स में बिल्कुल भी जीरो हो तो मैं बता दूंगा आपको हीरो, यानी कि मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा पूरी बेसिक से बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो अपन बीज गणित पढ़ रहे थे, बीज गणित में अब अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। और आज का जो ये वीडियो जो द्विघात समीकरण का है, ये सिंगल वीडियो है, इसमें आप पूरी द्विघात समीकरण सीख लोगे। इसके बाद आपको द्विघात समीकरण से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा 10th लेवल तक। हालांकि द्विघात समीकरण अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। यदि आप 11th 12th में जो मैथ्स पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको पता है कि ऑब्वियसली टॉपिक कितना मतलब फैला हुआ टॉपिक है, लार्ज टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। लेकिन एक 10th लेवल के हिसाब से सारी चीजें, सारे मतलब पॉइंट्स इस वीडियो में इंक्लूड हो जाएंगे। साथ ही अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन द्विघात समीकरण। आप लोगों से एक शिकायत दी है कि जब मैं इतनी मेहनत करके पढ़ाता हूं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह नहीं करते। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। यदि चीज़ अच्छी है तो उसको बताने में क्या दिक्कत है। ठीक है, उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं। और इस टाइप की मैथ्स इतना मतलब सही ढंग से बहुत सारी जगह तो पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलता। ठीक है ना। चलिए, द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात यानी कि घात क्या होगी, दो होगी। अभी अपन इससे पहले जो अपन ने समीकरण पढ़ी थी वो कौन सी वाली थी, वो आपके थी कौन सी, रेखीय समीकरण, रेखीय थी। ठीक है, दो चरों वाली रेखीय समीकरण अगर ऐसे पढ़ा था। देखो मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भाई समीकरण क्या होता है। समीकरण तो आपको पता ही है कि भाई आगे जीरो लग जाए तो समीकरण को, कोई बहुपद है आगे जीरो लग गया, या फिर कोई बीजीय व्यंजक है उसके आगे जीरो लग गया तो क्या हो गया, समीकरण बन गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कोई है x+1 लिखा हुआ है, x+1 आप देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें कितने एक घात है, कितनी घात है, अधिकतम एक घात है। तो ये क्या हो गया, रेखिक। एक घात मतलब एक घात वाले को बोलते हैं रेखिक, बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेखिक, रेखिक समीकरण। और इसमें कितने चर है, एक चर वाला, एक चर वाला रेखिक समीकरण, एक चर वाला रेखिक समीकरण। जिस प्रकार ऐसे बोले कि x+y+3, सॉरी यहाँ जीरो और लगाना है, ठीक है, बराबर जीरो, ये हो जाएगा रेखिक तो है क्योंकि घात क्या है, घात क्या है, एक है, यहाँ भी घात एक है, यहाँ भी घात एक है, लेकिन चर कितने हैं, दो। तो ये हो जाएगा दो चरों वाला। क्या हो जाएगा, दो चरों वाला। बात क्लियर, ये चीज समझ गए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ कि भाई अगर मैं बोलूं x² और कुछ ऐसा, मैं लिख दूं भाई 2x ये +1 बराबर जीरो, ये क्या है, रेखिक नहीं हो गई, ये हो जाएगा द्विघात, क्योंकि इसमें घात क्या हो जाएगी, दो घात है, अधिकतम घात कितनी है, द्विघात। ठीक है, एक चर वाला, चर कितना है, एक चर, एक चर। समझ गए। अगर ये ऐसा हो x² क्या है भाई, चल ले, x² + y² बराबर 2x+1 बराबर जीरो। तो इसमें अधिकतम घात कितनी जा रही है, इसमें अधिकतम घात दो जा रही है, और दोनों चरों की कितनी है, दो दो। ये हो जाएगा द्विघात, द्विघात साथ ही दो चर, क्योंकि चर दो आ गए ना, x और y, दो चर, द्विघात दो चर वाला। तो अपने जो 10th लेवल के हिसाब से पढ़ते हैं तो एक तो रेखिक, रेखिक तो अपन पहले ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब आप 7वीं 8वीं में होते हो चीजें ये पता हो जाती है कैसे मान निकालना है x का। फिर रेखिक दो चरों वाला, तो ये अपन ने पढ़ ही लिया पीछे। आज अपन पढ़ेंगे वो, ये पढ़ेंगे द्विघात, एक चर वाला द्विघात, जिसको अपन क्या बोलेंगे नॉर्मली, द्विघात समीकरण। ठीक है, हालांकि इसका सही नाम बोले तो पूरा वो एक चर वाला द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको अपन द्विघात ही बोलेंगे। ठीक है, एक चर अपन ये मान के चलते कि वो चर क्या है, एक ही है। ठीक है, और ये द्विघात है लेकिन दो चरों वाला, तो इसको अपने को नहीं पढ़ना है, इसको अपने को नहीं पढ़ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करें टॉपिक को। अब देखो एक चीज क्या होती है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड कैसे लिखा जाए। तो जो द्विघात समीकरण होती है वो ऐसे लिखी जाती है, ax² + bx + c, ax² + bx + c, यानी कि मतलब इसकी जो x की अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो फिर सारी घातें फिर अपन क्या करेंगे, घटते हुए लिखेंगे, अधिकतम दो, उसके बाद एक घात में, उसके बाद जीरो घात में। सर जीरो घात में कैसे, देखो अगर मैं इसको लिखूं सही ढंग से, तो ये क्या एक्चुअली में ax²
जहां पे ये अधिकतम दो घात है, फिर घटते हुए घात में लिखना है, तो ये bx1 है, और एक्चुअली c के घात में गुणा में कोई नहीं है, मतलब c जीरो तो है, x की घात जीरो तो है, ठीक है, x की घात जीरो तो हुआ ना, तो x की घात जीरो कितना है 1, किसी भी संख्या की घात जीरो यानी कि 1 होता है, आपको पता है, मैंने ये चीजें बता रखी है। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx1 और cx जीरो, ये एक्चुअली द्विघात रूप हुआ, ठीक है, ये मानक रूप हुआ सही ढंग से, ठीक है, ये चीज और ये चीज सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे आपको x जीरो है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, यहाँ पे ये x की 1 है घात, बात क्लियर, ठीक है ना, और घातें क्या हो रही, घट रही है, भाई मैक्सिमम 2 है, द्विघात है, इसलिए अधिकतम क्या होगी, 2 होगी, 2 तो होगी, 2 होगी तभी अपन द्विघात बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद 1, इसके बाद 0, समझ गए, ये हो गया आपके द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो ये जहां पे ए बी और सी क्या है, ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्या, ये क्या है वास्तविक संख्या, और ये क्या है गुणांक है, किसके गुणांक है, ए एक्स का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, और ये सी क्या है, सी को बोलेंगे अपन अचर पद, समझ गए, इनको यदि बोले ना तो जैसे ए है, ए को अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बी को अपन बोल सकते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है, और सी क्या है, सी है अचर पद, ठीक है, सी क्या है अचर पद यानी कोई संख्या होगी, 5 7 9 -10 -12 ऐसे संख्या होगी, ठीक है, या तो ये बोल सकते हो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि एक्स जीरो का गुणांक, एक्स जीरो का गुणांक, ये भी बोल सकते हो, ये भी कोई बेकार चीज नहीं है, ठीक है, ये भी सही बात है, ठीक है, लेकिन अपन नॉर्मली क्योंकि एक्स जीरो है तो एक्स जीरो का मान कितना होगा 1, और 1 इंटू उसके आगे कोई अंक होगा तो गुणा बन के क्या आएगा, एक संख्या आएगी, और संख्या के अपने आप में अचर पद है, 5 है तो 5 ही है, वो बदल नहीं सकता, लेकिन एक्स का तो मान कोई भी आ सकता है, ठीक है, जो एक्स है, एक्स तो क्या चर है, इसका मान कुछ भी आ सकता है, बात क्लियर, समझ गए, चलो, तो ए बी सी क्या है वास्तविक संख्या, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ ये हमेशा कंडीशन फॉलो होगी, यदि ए जीरो हो गया आपके तो फिर ये द्विघात नहीं रहेगी, यदि मान लो ये जीरो हो गया तो ये पद क्या हो जाएगा जीरो, फिर तो ये द्विघात समीकरण रहेगी नहीं ना, फिर ये द्विघात समीकरण रहेगी नहीं, तो द्विघात ही नहीं रहेगी तो इसको बोलोगे कैसे द्विघात समीकरण, ठीक है ना, तो एक्स ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि ये जीरो हो गया यानी कि गुणांक जीरो यानी कि ये पूरा पद ही जीरो हो जाएगा, वो कंडीशन नहीं होगी, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, बात क्लियर, चलो अब एक निम्न द्विघात समीकरण को हल करो, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इनका हल कैसे करना है नॉर्मली, ठीक है, चलो, तो इनको यदि हल करें कि एक्स स्क्वायर -3x -10, सर इसको हल कैसे किया जाए, तो सिंपल सी बात है, अपन क्या कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं, मैंने बताया था कि गुणनखंड किए जा सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इनके करेंगे अपन गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड, तो देखो एक्स स्क्वायर -3x -10 के क्या करने अपने को गुणनखंड करने हैं, तो वही ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा करने पर क्या है -10 है, गुणा करने पर -10 और जोड़ने और घटाने पर मिला के कितने आ जाए -3 आ जाए, तो देखो क्या बन रहा है -5 और +2, ये देखो -5 और +2, इनको रखो तो क्या आएगा -3 आएगा, और इनका गुणा क्या आएगा, गुणा -10 आएगा, ये आएगा, यानी कि ये कंडीशन सही होगी, तो अपन क्या लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर ठीक है, फिर -5x + 2x, तो देखो 5x + 2x -3x हो रहा है, और ये -10 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, समझ गए, चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन बाहर लेंगे, जो x यहां से यदि देखो तो x कॉमन आ रहा है, क्या रह गया अंदर x -5, यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया x -5 इक्वल टू 0, ठीक है, अब देखिए आगे, यहां से और क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो यहां से कॉमन आ गया तो x -5, फिर अंदर क्या रह गया, यहाँ का x रह गया और यहाँ का प्लस का 2 रह गया बराबर 0, ये कंडीशन रह गई, समझ गए, अब देखो ये गुणा में 2 चीजें आ गई, ये कोष्टक में है, मतलब ये क्या आपस में गुणा है, ठीक है, यानी कि इनके बीच क्या है डॉट है, गुणा, समझ गए, अब ये 0 के बराबर है पूरा, तो ये 0 के बराबर करोगे, मैंने पहले भी एक बार आपको बताई थी,
कि भाई ए डॉट बी बराबर 0, या फिर अपन ये बोले कि ए गुना बी बराबर 0, ये होगा कब? या तो ए 0 हो तो ये 0 होगा, या फिर बी 0 हो, या तो क्या हो, ए 0 हो तो 0 इंटू बी क्या हो जाएगा 0, या फिर क्या हो आपका ए इंटू बी 0 हो जाए तब भी 0 होगा। दोनों केस में क्या बैठ रहा है 0 बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे दोनों को अपन 0 के इक्वल मान लेंगे, दोनों को अपन क्या करेंगे 0 के इक्वल मान लेंगे, बस वही करना है। ठीक है, देखो तो यानी कि यहां से क्या होगा, यहां से आपका हो जाएगा x माइनस 5, बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, दो चीजें आ जाएगी, बात क्लियर। तो यहां से देखोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, भाई इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, तो x का एक मान तो कितना है 5 आया, तो इस साइड जाएगा तो ये x इक्वल टू -2, तो x का दूसरा मान कितना आएगा -2, यानी कि x के कितने मान आए 2 मान आए, और दोनों ही मान को यदि x बराबर 5 इसमें रखोगे तब भी ये इसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा, यानी कि ये इसका क्या है शून्यंक है, क्या है शून्यंक है, या हल है या मूल है। अब आगे अपने ये शून्यंक हल और मूल इन तीनों में जो डाउट है ना, इस जो कंफ्यूजन है वो मैं आगे करूंगा क्लियर, ठीक है ना। तो ये क्या है x इक्वल टू 5, इसको आप शून्यंक भी बोल सकते हो, हल भी बोल सकते हो और मूल भी बोल सकते हो, ठीक है। x इक्वल टू -2 ये शून्यंक भी है, हल भी और मूल भी है, इनको यदि इसमें रखोगे इस समीकरण में तो क्या करेगा समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। अब रख के देख लेना, x बराबर 5 रखना, पूरी समीकरण का मान कितना है 0, x बराबर -2 रखोगे तब भी कितना आ जाएगा 0, तो यानी कि आपके आंसर कितने आए, जो शून्यंक हल या मूल कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, 2 हल कितने आ रहे हैं 2 हल, या फिर 2 शून्यंक आ रहे हैं या 2 मूल आ रहे हैं। तो ये क्यों आए, तो देखो मैंने बताया था आपको, यदि जितनी घातें होती है ना उतने हल या मूल आते हैं, ठीक है, उतने मूल आते हैं, जितनी घातें होती है उतने क्या आते हैं मूल आते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई समीकरण है जिसमें x की घात अधिकतम 3 है तो उसके 3 आएंगे मूल, कोई x की घात 4 में है तो उसके अधिकतम 4 मूल आएंगे, इसी प्रकार x की घात 2 में थी तो इसके 2 हल आएंगे, 2 हल 2 मूल, बात क्लियर। चलिए अभी आगे आपका और डाउट होगा क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को ये निकालना है कि इसके x के 2 मान क्या आ गए, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। अगर द्विघात समीकरण है तो उसके x के मान कितने आएंगे 2 आएंगे, ये खोपड़ी में बिठा लेना। हाँ बहुत बार सेम भी आएंगे, जैसे कि मान क्या आ जाए x इक्वल टू एक बार 1 आ जाए और दूसरी बार में भी जब आप बराबर करेंगे तो 1 आ जाए, मान 2 ही आएंगे, लेकिन दोनों मान क्या हो सकते हैं समान भी हो सकते हैं, समझे, मानों की संख्या कितनी होगी 2 होगी, लेकिन दोनों मान जो वैल्यू है वो समान रह सकती है, ठीक है ना। ऐसा भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। ये देखो एक सवाल, इसको सॉल्व करना है कि भाई x के मान निकालो, तो बिल्कुल भी सवालों को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, शांत माइंड से सोचना भाई ये क्या करना है आपको, एलसीएम वगैरह लेके ये मामला सेट करना है। तो देखो इसको अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको सेट करके लिखो, ये हो जाएगा 4/x माइनस 3 के नीचे कोई नहीं मतलब 1 बराबर 5 और 2x प्लस 3, 5 2x प्लस 3। अब इसका पूरे का यदि आप क्या करोगे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसका गुणा और 2x प्लस 3 आ जाएगा, नीचे वाली सभी को आप गुणा में करके लिख लो, ऐसे ये आ जाएगा x 2x प्लस 3। मतलब एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग जाए, ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग जाए, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया एलसीएम, अब इसमें x का इसमें भाग दो तो पीछे कितना रहा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का 4 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखो, तो यहां क्या एक एक का भाग दोगे तो वो का वो आएगा, तो इसको तो पूरे पूरे ऐसे कैसे लिखना है -3 ये गुणा में x और 2x प्लस 3, और यहां पर जो है बराबर में है, ठीक है, तो ये 5 और 2x प्लस 3 का भाग दोगे तो क्या रहेगा x रहेगा, तो x गुणा में लिख दो, बात क्लियर। अब ये नीचे वाले को इसको हटा दो, समझ ये हट जाएगा क्योंकि सभी के नीचे सभी के नीचे है ना, तो इसको हटा सकते हो, ठीक है। जो चीज सभी के नीचे होती है ना, इसके नीचे भी वही है, इसके नीचे भी वही है, इसके नीचे भी वही है, तो बात सेम ही है, इसको हटा दो, ठीक है ना। हाँ
ये कैसे हटता है, किस नियम से हटता है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। जैसे कि भैया सिंपल सी बात है, 3/4 बराबर लिख दिया मैंने कि 3/4, और मैंने लिख दिया कुछ वैसा कि, चलो एक मिनट, 3 बड़ा, ये संख्या में तो मामला बराबर नहीं होगा, एक मिनट। जैसे कि ये लिख दिया कोई A/B है और ये C/B है, ऐसा कुछ चीज है। तो यानी कि आप B को हटा सकते हो, A बराबर C बोल सकते हो। कैसे? क्योंकि जब आप इसको B को यदि इस पूरे समीकरण से गुणा किया जाए तो क्या हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड गुणा करना पड़ता है। दोनों साइड करोगे तो B क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी गुणा होगा तो कट जाएगा, तो इसीलिए A बराबर C। जो सभी के नीचे होता है बट्टा में, वो क्या हो जाता है, आप उसको हटा सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, आप हटा सकते हो। बात क्लियर? चलिए, तो अब देखिए, अब क्या करना, मामला सिंपल ही हो गया, अब तो है ही क्या, अब तो बचा ही नहीं है। अब करो, गुणा करो, 4 × 2 8x, 4 × 2x कितना हो गया, 8x हो गया, 4 × 3 12, ठीक है, और माइनस 8x और ये 4×3 12, -3x और ये 2x हो गया, तो ये -6x², कितना हो जाएगा, -6x², और इस साइड गुणा करोगे 3 का, तो -3 इंटू ये 3, तो माइनस का 9x, ये हो जाएगा माइनस के 9x। बात क्लियर? चलिए, बराबर में कितना है, 5x, बराबर में कितना है, 5x है। अब देखो और कुछ चीज माइनस हो रही है, उसको निकाल दो, फिर उसके बाद सारा कुछ सेट कर दो इनको। तो आप देखोगे यहां से, तो ये 8x और -9x, ये कितना रहेगा, माइनस का x, ये माइनस का x उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा, 6x, ठीक है। ये मामला सारा सेट हो गया। ये -6x² इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6x², ठीक है, और ये प्लस का 12 है, इस साइड जाएगा माइनस का 12। ये बन गया केस, ठीक है। अब भले इसको ऐसे लिख दो भाई, यहां बराबर 0 होता है, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, 6x² + 6x - 12 बराबर 0। ठीक हो गया मामला, ठीक है। अब जैसे कि इसको सॉल्व करना है, तो आप भले 6 को साथ में लेके चलो या मत चलो, आपकी इच्छा, ठीक है। 6 को यदि साथ में लेके नहीं चलना है, ठीक है, तो क्या करो, आप 6 को बाहर ले लो, 6 बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा, x², ठीक है, ये x - 2 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी 6 है ना, 6 को यदि इस साइड लाके 0 में 6 का भाग दोगे तो वो क्या होगा, 6 हो जाएगा, खत्म, 6 को भूल ही जाओ, 6 को क्या हो जाएगा, भूल ही जाओ। क्योंकि भाई बात क्या है, इसको भूलने की बात क्या है सर, इसको क्यों भूल जाए, तो 6 इंटू गुणा में, तो 6 तो कभी 0 हो नहीं सकता भाई, इन दोनों का गुणा, इस वाले का 6 का और इस पूरे का गुणा यदि 0 के बराबर है तो 0 होगा कौन, 0 ये होगा, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, 6 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, 6 तो 6 ही है, 6 ही रहेगा, ठीक है। तो 0 के बराबर कौन होगा, ये होगा, x² x - 2 रहेगा। अब इसको क्या करना है, अपने को तोड़ना है और तोड़ के सॉल्व करना है। तो गुणा करने पर क्या आ जाए, -2 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, गुणा में 1 है तो क्या आ जाएगा, ये 2 और -1, 2 और -1, तो गुणा तो क्या हो जाएगा, -2, और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ये x², 2x -x, 2 ये x और ये -2 बराबर 0। यहाँ से देखोगे तो x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x + 2, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, -1 आ सकता है, ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0। यहाँ से देखोगे ये हो जाएगा x + 2 बाहर ले लो, x + 2 पीछे क्या रह जाएगा, x - 1 बराबर 0। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या जाएगा, जब इस x प्लस दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखना है, x + 2 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = -2 एक मान तो, और x = 1 ये दूसरा मान ये जाएगा। तो दोनों के मान यहाँ रखोगे तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि आप एक को रख के चेक कर सकते हो, x = 1 रखो यहाँ पे, तो देखो ये कितना जाएगा, 4/1, तो 4 - 3 कितना जाएगा, 1 इस साइड, और यहाँ 1 रखोगे तो 2 + 3 5, 5/5 1, तो इस समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्लियर, संतुष्टि कर रहा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट।
सवाल है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45 है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। संख्या ज्ञात करो। तो आपने क्या मान लिया कि एक संख्या क्या है, x है, दूसरी y है, और x बड़ी है। आपने क्या मान लिया कि x बड़ा है। तो दो संख्या के वर्गों का अंतर क्या है, 45 है। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाओगे तो कितना है, 45 आएगा। तो वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर, क्या हो रहा है, चल जा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, ये बात होगी। फिर कह रहा है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है, y है, तो वाई स्क्वायर, ये क्या है, बड़ी संख्या का 4 गुना। तो बड़ी संख्या का x, उसका 4 गुना है। दूसरी कंडीशन ये बन गई, दूसरी कंडीशन ये बन गई। अब देखो यहां से मामला सॉल्व हो गया। वाई स्क्वायर की क्या रखना है आपको, 4x रखना है। क्या रखना है, 4x। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह रख दिया 4x, और 45 इस साइड है, इस साइड आएगा तो माइनस 45 बराबर 0। अब देख लो कि गुणा करने पर क्या आ जाए, माइनस के 45, और जोड़ने और घटाने पर माइनस के 4, 9 इंटू 5 हो रहा है 9/45। तो अब क्या करोगे, माइनस का 9 लोगे और माइनस 9 प्लस 5 माइनस का 4 आ जाएगा, और गुणा में ये हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45, देख लो, ठीक है, माइनस 9x प्लस 5x, ये आ रहा है 4x माइनस का। चलो तो क्या करोगे, x कॉमन लोगे तो क्या रहेगा, x माइनस 9, और यहां से 5 कॉमन लोगे तो क्या जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0। और यदि यहां से आप दोनों चीजें लोगे कॉमन, ठीक है, x माइनस 9 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9, और एक साइड रहेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो या तो ये आ जाएगा, यहां से देखोगे तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा, या फिर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस के 5, x इक्वल टू माइनस के 5। अब सर दो मान आ गए, मान कौन सा सही होगा सर, मान कौन सा सही होगा। तो अब देखो कि सर दो मान मतलब मामला, हालांकि समीकरण के मान जरूर दो है, समीकरण के मान से जरूर दो आ गए, ठीक है, लेकिन इसको सेटिस्फाई करने वाला तो एक ही मान हो सकता है, दो नहीं हो सकते। ठीक है, वो भी देखो किस कंडीशन से, यहां से आप देखो कि वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, 4x दिया हुआ है। देखिए वाई स्क्वायर बराबर क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव होता है। किसी भी संख्या का वर्ग करोगे ना, स्क्वायर करोगे तो हमेशा किस में आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा। किसमें आएगा, धनात्मक में। जैसे कि -2 है, स्क्वायर करोगे -4 हो जाएगा, -3 है, स्क्वायर करोगे तो सॉरी तो 9 हो जाएगा, -4 है, स्क्वायर 16 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो किसी का भी स्क्वायर जो होता है तो वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। लेकिन यदि आपने x इक्वल टू -5 रखा तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, -20। यहां आगे ये -5 रखो क्या आएगा, -20। तो ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, किसी भी संख्या का वर्ग -20 नहीं हो सकता। ऐसी मेरे को संख्या बता दो, ऐसी कोई एक संख्या बताओ जिसका वर्ग -20 हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, काल्पनिक में मत जाना, ठीक है, काल्पनिक संख्या भी होती है, ठीक है, उनको छोड़ के वास्तविक संख्याओं में ऐसी बताओ जिसका वर्ग -20 आ रहा है, नहीं आता। तो बस ये 5 तो हो ही नहीं सकता। तो सर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, 9 रहेगा। और जब 9 को रखोगे यहाँ पे तो वाई स्क्वायर कितना आएगा, 9 इंटू 4 36। तो यहाँ से कितना जाएगा, वाई इक्वल टू वाई बराबर आ जाएगा 6। वाई बराबर कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। वाई कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा मामला आपके। तो यहां से देख लो आपकी चीज होगी सॉल्व, x 9 आ गया और y कितना आ गया, 6 आ गया। y कितना आ गया, 6। ठीक है, बात क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो ये जैसे कि अब तक तो आप इनका समीकरण का जो हल है ना वो कैसे निकालते थे, गुणनखंड करके, गुणनखंड में टुकड़े करके उसके बाद 0 के बराबर रख के फिर निकालते थे। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, तो शॉर्ट ट्रिक यानी कि मैंने कोई तैयार नहीं की थी, श्रीधर आचार्य जी है, इन्होंने क्या दिया था, सूत्र दिया था, इन्होंने कोई सूत्र दिया था। उस सूत्र की बात करते हैं कि वो सूत्र क्या कहता है। श्रीधर आचार्य जी ये कहते हैं कि बेटा यदि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो उसके जो मूल है
क्या उसके मूल, हल नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? श्रीधर आचार्य जी बात कर रहे हैं मूलों की, हल की बात नहीं कर रहे। और यहां यहीं पर मैं बताऊंगा कि मूल और हल में क्या अंतर है, मूल और हल में क्या अंतर है। ये जो सूत्र है ना वो मूल के लिए है। हाँ, बहुत बार जो मूल होगा वही होगा हल, ठीक है, जो मूल होगा वही हल होगा। ये जो सूत्र है वो किसके लिए है? मूलों के लिए। किसके लिए? मूलों के लिए। एक चीज ध्यान रखना, मूल अलग चीज है थोड़ा सा, वो अंतर मैं आगे बताऊंगा, आगे अभी आएगा, ठीक है। मूल और दूसरा होता है हल या शून्य, ये एक ही बात है। हल और शून्य एक ही चीज है। हल और शून्य क्या? एक ही चीज है, ठीक है। तो बहुत बार शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलो अब देखो, तो ये किसके लिए दिया है? मूल के लिए। तो इसके मूल के लिए क्या सूत्र दिया गया है? वो दिया गया है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यानी कि जो इसके जो दो मूल होंगे वो कितने आएंगे। अब आप सोचोगे सर फॉर्मूला तो एक ही दिया है, तो मान एक ही आएगा, दो कैसे आएगा? देखो दो आएंगे, क्यों? यहां लिखा हुआ प्लस और माइनस, यानी कि एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या करना? माइनस लेना है। यानी कि यदि दो मूल इसके हैं, एक मान लिया यदि x1 है, ये क्या है? x1 है, तो x1 क्या आएगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसी प्रकार दूसरा क्या आ जाएगा? x2 हो जाएगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, यानी कि एक बार क्या लेना है? एक बार लेना है आपको प्लस, एक बार लेना है माइनस। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करते हैं कि भाई इसको अपन उस विधि से तो बहुत कर लिया, इसको उस विधि से पहले कर लेते हैं। चलो पहले उस विधि से वो करते हैं अपन। उस विधि से करेंगे तो क्या आएगा आंसर? देखो, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितने आ जाएंगे? माइनस 7 आए, गुणा करने पर क्या आ जाए? 6 आ जाए, गुणा करने पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो आपको पता है 7 और माइनस का, ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस 6 और माइनस का 1 हो जाएगा। देखो माइनस 6x और माइनस x प्लस 3, गुणा करने पर कितना आना? 6 आना चाहिए। देखो माइनस 6 और माइनस 1, गुणा करने पर 6 आ गए, जोड़ने पर माइनस 7 आ गए। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, सॉरी 2x बाहर ले लो, यहाँ रह जाएगा x, यहाँ कितना रह जाएगा 3। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से देखोगे क्या कॉमन आ रहा है? और x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? 2x माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ देखोगे तो x बराबर कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां से देखोगे इसको 0 के बराबर करोगे, ये आ जाएगा, एक इस साइड जाएगा, फिर बट्टे में 2 आ जाएगा, भाग में 1/2 आ जाएगा। 2 मान ये आ गए। तो एक मान क्या आ रहा है? चलो इसको साइड में लिख लेते हैं कि सर एक तो आया था 3 और एक आया 1/2। ये तो अपने जो गुणनखंड वाला तरीका है उससे होना है। किससे? उससे। अब जो श्रीधर आचार्य जी ने बात की है, क्या वो सही है? श्रीधर आचार्य जी जो बात बोल के गए, क्या वो सही है? उसको चेक करते हैं अपन। तो श्रीधर आचार्य जी क्या बोले थे कि आपको पहले तो तुलना करनी है ऐसे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहां से कर लो तुलना, तुलना करोगे तो आपको एक चीज ध्यान पड़ जाएगी। यहां से क्या दिख रहा है आपको? यहां से आपको ए कितना दिख रहा है? ए देखो कितना 2 है, ए की जगह 2, बी की जगह कितना है? -7, निशान भी साथ में लेना है। बी की जगह कितना है? -7। और सर सी की जगह, तो सी की जगह कितना है? 3 है। सी की जगह कितना है? 3 है। बात क्लियर? समझ गए? ठीक है, चलिए अब देखो, अब क्या कह रहा है ये कि अपने को फॉर्मूला लगाना है। क्या कुछ नहीं रहा, श्रीधर आचार्य जी कहते हैं कि फॉर्मूला आप लगा लो, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? x बराबर क्या जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही बात है, यही वो आचार्य जी बोल के गए थे, ठीक है। तो अब देख लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि x माइनस बी, यानी कि क्या करना है? माइनस तो रखना ही है, और b की जगह कितना जाएगा? -7। ये ध्यान रखना, समझ गए? ये तो निशान है ही है, ये तो निशान है ही है।
बी की जगह कितना रखना है, माइनस का 7 रखना है, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि माइनस के 7 का स्क्वायर, फिर -4, ए की जगह कितना है, ए की जगह 2 है और सी की जगह कितना है 3 है, बटा 2a, 2 और ए की जगह कितना है 2 है। बात क्लियर, मामला समझ गए। चलिए तो अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के 7, फिर निशान ये प्लस माइनस रूट ऑफ 7 का -7 का स्क्वायर 49 और ये कितना है 4 3 12, 4 3 12 और 12 और 2 24, 12 और 2 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो देखो भाई 49 माइनस 24 तो कितने आ जाएंगे 25, 49 में से 24 के तो कितना 25 आएंगे, और 25 का जब वर्ग करोगे वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 5। 25 का जब आप वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आपको मैंने बता दिया कैलकुलेशन कैसे हुआ, 5 बट्टा 2 यानी कि ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो, अब क्या बोला था श्रीधर आचार्य जी ने कि यदि ऐसी कोई बात है 7 एक्स आया, 7 प्लस माइनस 5 बटा 4, 7 प्लस माइनस 5 बटा 4 ये आया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक बार तो होगा प्लस, वो तो आ जाएगा x1, तो 7 प्लस 5 बटा 4, और सर दूसरी बार क्या होगा, तो सर दूसरी बार होगा माइनस, तो 7 माइनस 5 बटा 4, 7 और 5 12, 12 बटे 4 3, तो x1 बराबर कितना जाएगा 3, एक मान कितना आ गया 3, 7 में से 5 गए 2, 2 बटा 4 यानी कि 1 बटा 2, तो यानी कि जो श्रीधर आचार्य जी ने सूत्र दिया है, दिया तो बिल्कुल सही है, एक मान 3 और एक मान 1 बटा 2, तो समझ गए। तो ये आप कहोगे सर यार थोड़ा मामला लंबा नहीं पड़ता, मैं तो गुणनखंड करके निकाल लूंगा, हो सकता है आप निकाल लो, लेकिन श्रीधर आचार्य जी का सूत्र वहां काम ज्यादा आएगा जहां गुणनखंड नहीं बने। बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी होती है जहां आपके गुणनखंड नहीं हो रहे हो, टुकड़े नहीं हो रहे हो, वहां क्या करोगे, ठीक है, बहुत सारी जगह तो टुकड़े हो जाते हैं सही ढंग से, बहुत सारी जगह आपके गुणनखंड नहीं बन रहे हो सही ढंग से, वहां ये आचार्य जी का सूत्र काम में आता है। ये आचार्य जी का सूत्र क्या, रामबाण, ये कहीं पर भी लगा दो, कोई भी द्विघात समीकरण है कैसी भी है, ठीक है, वहां पर ये समीकरण लगा दो, आपके आंसर अपने आप आ जाए। समझ गए, ये कौन बोल के गया है, श्रीधर आचार्य जी, और ये अपन ने चेक भी कर लिया। श्रीधर आचार्य जी ने सिर्फ इतना ही नहीं बताया, इस चीज से अपने को बहुत कुछ मालूम पड़ा है, ठीक है, सूत्र से देखो क्या मालूम मालूम पड़ा, मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, मूलों को जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है, मूलों की प्रकृति यानी कि मूल किस टाइप के होंगे, मूल किस टाइप के होंगे। तो देखो यहां से एक चीज है, मूलों की प्रकृति का पता किससे लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, तो सर इसको बोलते हैं विविक्तिकन, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, नाम देख लेना से, इसको बोलते हैं विविक्तिकन, ठीक है। वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac सर कहां से आया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा यही है जो श्रीधर आचार्य जी देके गए ना, ये वाला, ये अंदर वाला, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आपके विविक्तिकन, बात क्लियर। चलिए तो श्रीधर आचार्य जी ये देके गए, तो सर इससे मूलों का पता कैसे, तो देखो श्रीधर आचार्य जी ने ये बोला कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, श्रीधर आचार्य जी ने क्या बोला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा यदि 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं कि सही में मूल होंगे, मूल एक वास्तविक संख्या होगी, और मूलों के मान कैसे होंगे, अलग अलग मान होंगे, जैसे कि अपने अभी नहीं आया अलग अलग मान, एक मान 3 आया और एक मान क्या है 1/2 आया, एक मान 3 आया और 1/2 आया, ठीक है, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। वो कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो। देख लो इस पिछले वाले सवाल में अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा था, देख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही था अंदर वाला, ये कितना आया था 5 आया था, और 5 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा आया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, तो वास्तविक ही आया है, और दोनों का मान कैसे आएंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न, तो एक 3 आया, एक 1/2 आया, समझ गए ये बात, ये चीजें क्लियर होगी। फिर दूसरा पॉइंट बोला इन्होंने कि सर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है
तो क्या होंगे, मूल सर वास्तविक होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे सर। कैसे होंगे, समान। तथा दूसरा पॉइंट और, तथा द्विघात समीकरण एक पूर्ण वर्ग बनाती है। द्विघात समीकरण क्या बनाती है, पूर्ण वर्ग बनाती है। यानी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक एवं समान होते हैं, वास्तविक तो होते ही है, साथ में समान होंगे तथा क्या होंगे, द्विघात समीकरण एक पूर्ण वर्ग बनाती है। सर ये कैसे है, इसको समझा दो थोड़ा। चलो मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि आपके पास समीकरण है एक्स स्क्वायर, अरे भाई पेन को क्या हो जाता है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन। इसको देखोगे तो ये कुछ याद नहीं आ रहा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का स्क्वायर नहीं है क्या? देख लो, इसको अपन उस विधि से भी कर लेंगे, बाकी नॉर्मली भी देखो, ये x प्लस 1 का स्क्वायर नहीं है क्या? देखो कैसे भाई, x प्लस 1 का स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। फिर भी चलो आपके लिए मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जोड़ने पे 2 आ जाए, गुणा करने पर 1 आ जाए, यानी कि 1 और 1, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर और ये x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहां से x कॉमन लोगे तो ये अंदर हो जाएगा x प्लस 1, और इसमें से 1 कॉमन लोगे इन दोनों के लिए तो क्या रहेगा, x प्लस 1 बराबर 0। यहां से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, और जो पीछे रहेगा वो भी कितना रहेगा, ये x और ये 1 बराबर 0। तो देख लो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज ऐसे भी हो रही है, इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, इसको जो हल है वो क्या आएंगे, x प्लस 1 बराबर 0, इसको भी 0 के बराबर करोगे तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा, -1, और यहाँ क्या जाएगा, x बराबर -1। अब देखो आपके दोनों मूल क्या जाए, वास्तविक है भाई, -1 क्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, और जो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आप देखोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1, और ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों ही मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। दोनों ही मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, दोनों ही मान समान आ रहे हैं। और ये जो द्विघात समीकरण है, ये देखो अपने आप में क्या बन रही है, ये पूर्ण वर्ग बन रही है। क्या बन रही है, ये पूर्ण वर्ग बन रही है, समझ गए, ये पूर्ण वर्ग बन रही है द्विघात समीकरण। तो अब उस चीज से उस चीज को चेक कीजिए, सर ये ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको जो बताया था किसने, इन्होंने मूलों की जो प्रकृति है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, समान भी होंगे, तथा क्या होंगे, द्विघात समीकरण एक पूर्ण वर्ग बनाती है। देख लो, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे 0 हो रहा है, क्या इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो रहा था, या बी कितना है, बी कितना 1 है, ठीक है, सॉरी बी बेटा, यहाँ पे बी कितना है, अभी बी कितना, बी तो 2 है, ठीक है, और ए कितना 1 है, और सी कितना है, सी भी 1 है, ठीक है, तो इनकी जांच कर लो। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जांच करोगे तो बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर -4, ए कितना 1, सी 1, तो 4 - 4 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी कि ये 0 आ रहा है, तभी ये क्या बन रहा है, ये अपने आप पे क्या बना रही है, पूर्ण वर्ग बना रही है, और साथ ही इसके जो दोनों मूल है वो क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, समान और वास्तविक, वास्तविक तो है ही है लेकिन समान आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, चलो इससे बता देता हूं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस चीज को, तो यदि ये वाला पार्ट 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, यानी कि ये वाला पार्ट 0, यानी कि बात क्या होगी, कि -b प्लस -0 बटा 2 है, ये बात हुई। यहां से आप देखोगे तो ये किसी भी संख्या में यदि 0 घटाओ या ऐड करो, बात वही है भाई। मैं बोल रहा हूँ 5 प्लस -0, बात वही है, 5 प्लस 0 तब भी 5, और 5 -0 तब भी 5, तो यानी कि प्लस और माइनस में क्या आया, 0 आया, तो यानी कि क्या होगा, मूल क्या होंगे, समान ही होंगे, तो इसीलिए मूल क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, कि -b बटा 2 है, 2 है, -b बटा 2 है, ये हो जाएगी आपके मूल, समझ गए, ये हो जाएगा, ऐसे मामला बैठ गया, ठीक है ना। चलिए, और आपको पता वास्तविक तो होंगे ही, क्योंकि b क्या है, वास्तविक है, a क्या है, वास्तविक है, तो b बटा a वास्तविक बटा वास्तविक, वास्तविक ही होंगे, ठीक है। चलिए अब देखो आगे,
तो ये सवाल है, ठीक है, ये आपके लिए। मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है कि मूल कैसे है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करो, आपको पहले तो ये पहचानना आना चाहिए कि ए, बी और सी। चलो चलो, एक पॉइंट रह गया अपने, एक पॉइंट रह गया, एक और पॉइंट रह गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तब उस केस में क्या होगा, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक। कैसे होंगे, काल्पनिक। और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। मूल तो होंगे लेकिन हल नहीं होगा। यही भी है डिफरेंस मूल और हल में, अभी बताता हूं आगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, और समीकरण का कोई हल नहीं होता। अब देखो कैसे गुरुजी, बता दीजिए एक बार। तो बता देता हूं इसको भी। देखो ये कह रहा है कि भाई आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। क्या जाएगा, ऋणात्मक। अब आपको पता है रूट में, अंडरवुड में यदि कोई ऐसी संख्या है नेगेटिव में है तो वो कभी वास्तविक नहीं होती। अंडरवुड में ऐसे कुछ भी लिख दिया, रूट में -5 लिख दिया, रूट में -2 लिख दिया, रूट में -3 लिख दिया, तो ये वास्तविक संख्या नहीं, इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तव में ऐसी कोई संख्या नहीं होती, ठीक है। रूट में -5 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्यों नहीं हो सकता सर, देखो अगर मैं इसको मानूं कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ -5, अब मैं x का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, x स्क्वायर, तो क्या जाएगा, ये रूट हट जाएगा बराबर -5। तो किसी भी संख्या का क्या वर्ग कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। ये बात ऐसे भी देख लो, ठीक है, उल्टी सीधी एक समान है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी कि क्या हो जाएगा, मान काल्पनिक। तो आप यदि ये मामला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा, ये काल्पनिक हो जाएगा। तो ये -b इसमें जोड़ोगे काल्पनिक, तब भी क्या आ जाएगा, ये काल्पनिक ही आएगा। और -b इसमें से कोई काल्पनिक को घटाओगे तब भी क्या आ जाएगा, काल्पनिक ही आएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस समीकरण के दो मूल तो होंगे, मूल तो हमेशा आएंगे, मूल हमेशा होंगे। यदि द्विघात समीकरण है तो दो मूल हमेशा होंगे, तीन घात वाली समीकरण है तो तीन मूल हमेशा होंगे, चार घात वाली समीकरण है तो चार मूल हमेशा होंगे। लेकिन हल हमेशा वही हल माने जाएंगे जो वास्तविक होंगे, बस ये बात ध्यान रखना। हल वही माने जाएंगे जो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यानी कि इस केस में क्या होगा, मूल तो क्या होंगे, दो हो जाएंगे, मूल तो क्या हो जाएंगे, दो, लेकिन हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं होगा। समझ गए, या क्या होगा, हल संभव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, काल्पनिक है, और हल कभी काल्पनिक नहीं हो सकता। हल हमेशा क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। बात क्लियर, समझ गए। यहां से आप देखोगे ना, तो देखो यहां से मूल भी दो है, इसको जो हल आए वो भी दो है, यहाँ भी क्या, मूल भी दो है, इसके जो हल आए वो भी दो है। हालांकि दोनों समान है लेकिन दो है। यहाँ पे मूल तो दो आए हैं लेकिन हल क्या है, 0। इस समीकरण का कोई हल नहीं होता, समीकरण का कोई हल नहीं होता। यानी कि मूल कितने आगे, दो आगे, तो मूल तो हमेशा दो होंगे, द्विघात समीकरण तो हमेशा क्या होंगे, दो होंगे। हल जरूरी नहीं है कि हो, नहीं भी हो सकते और हो भी सकते, समझ गए। हाँ, तो कोई भी जैसे कि 7 घात की समीकरण, मान लिया कोई समीकरण है x की घात 7 में 7 घात की समीकरण, तो इसका हमेशा 7 मूल होंगे। क्या होंगे, हमेशा 7 मूल होंगे। हल हमेशा क्या होंगे, या तो 7 होंगे या 7 से कम, या क्या होंगे, 7 से कम होंगे। समझ गए। हाँ, हल वही माने जाएंगे जो वास्तविक होगा। बात क्लियर। तो ये होता है मूल और हल में फर्क। अब देखो, अब आपके लिए सवाल है कि मूलों की आपको क्या करनी है, प्रकृति क्या करनी है, मूलों की प्रकृति। तो यहां पे देख लो चेक करने के लिए, यहाँ पे ए कितना है, ए 2 है, बी कितना है, -3, बी कितना आ जाएगा, -3। ये चीजें सारी चेक कर लो, ठीक है। और सी कितना जाएगा, 5, सी कितना जाएगा आपके, 5 जाएगा।
ए 2 बी -3 सी 5। यहां पे देखोगे तो ए कितना आ जाएगा 1, बी भी 1 और सी भी 1। ठीक है, इसमें देखोगे ए कितना है 2, बी कितना है 5 और सी कितना है 5। अब आपको चेक करना है, चेक करना मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अगर पहले के लिए देखो, दूसरे के लिए देखते हैं और तीसरे के लिए देखते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9। अपने को क्या लगाना है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है इसका मान। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 5, 4 इंटू 2 8 और 8 पंजा 40। ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 40 क्या हो माइनस के टैप माइनस के 31, ये क्या हो जाएगा लेस देन 0, 0 से छोटा, यानी कि क्या होंगे मूल, क्या होंगे काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे और कोई हल नहीं। क्या होगा कोई हल नहीं होगा। समझ गए। अब इसको देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, ये भी क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, 1 माइनस 4 जाए माइनस के 3, तो वही बात सेम ही है, काल्पनिक और कोई हल नहीं। ठीक है, अब यहां देख लो बी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 25, बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4, ये कितना 2, सी कितना 5, 25 माइनस 4 इंटू 2 8 और 8 पंजा 40। तीनों ही केस में क्या बन रहा है अपने मूल क्या आ रहे हैं काल्पनिक आ रहे हैं। तीनों ही केस में, तीनों ही केस में क्या आ रहा है मूल काल्पनिक ही आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, तो वास्तविक मान कब होंगे, जैसे कि भाई अपने जो सवाल किया आगे, ये एक सवाल सॉल्व किया अपन ने। ठीक है, जैसे ये देख लो, तो इसके मूल अपने क्या आए थे वास्तविक आए थे। ठीक है, वास्तविक और कैसे आए थे अलग अलग, तो इसके लिए चेक करते चलो। इसका बी कितना है बी -3 है, यहाँ पे देख लो बी -3, सी -10, ये कितना है 1 है, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालो, बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 ये कितना है 1 और सी कितना माइनस का 10। यहाँ देखोगे तो 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 40, 4 इंटू 10 40 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी कि मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और कैसे होंगे अलग अलग होंगे। समझ गए, तो ऐसी चीजें चेक करनी है। अब देखो, अब नेक्स्ट कुछ सवाल है। अब एग्जाम में सवाल सर जी कैसे आते हैं, ये जैसे मूलों की प्रकृति पढ़ा, इसके सवाल सर आएंगे कैसे। सवाल बेटा ऐसे आते हैं कि के का मान ज्ञात करो यदि मूल वास्तविक एवं बराबर हो। क्या बोल रहा है, के का मान ज्ञात करो यदि मूल कैसे वास्तविक और बराबर हो, वास्तविक और बराबर हो। ठीक है ना, तो देखो वास्तविक और बराबर के लिए शर्त क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तभी वास्तविक और बराबर आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो वास्तविक और अलग अलग, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो क्या आएंगे काल्पनिक आएंगे। ठीक है, चलो अब इस सवाल को मैं एक तरीके से और घुमा सकता था, कैसे, के का मान ज्ञात करो यदि दी घात समीकरण एक पूर्ण वर्ग बनाती है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था कि यदि के का मान ज्ञात करो यदि दी घात समीकरण एक पूर्ण वर्ग बनाती हो, तब भी क्या है शर्त क्या है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि पूर्ण वर्ग बनाए, पूर्ण वर्ग के लिए भी सेम शर्त है, पूर्ण वर्ग के लिए भी यही शर्त। तो एग्जाम में एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो ध्यान रखना पॉइंट, पूर्ण वर्ग के लिए भी यही शर्त है कि क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सवाल को ऐसे पूछे कि के का मान ज्ञात करो यदि मूल वास्तविक और बराबर हो, तब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करना है, और के का मान ज्ञात करो यदि सवाल यदि मूल या फिर के का मान ज्ञात करो यदि समीकरण पूर्ण वर्ग बनाती है, तब भी कंडीशन यही लगानी है। बात क्लियर। चलिए, तो अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भाई देख लो, इसको क्या करो, पहले तो इसको सही ढंग से लिख दो, पहले तो इसको क्या करना है सही ढंग से लिखना है। इसको सही ढंग से लिखोगे तो क्या आएगा, इसको देखो सही ढंग से लिखते हैं अपन, के एक्स स्क्वायर
के एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस में 2kx प्लस 6 बराबर 0। समझ में आ गया? के एक्स स्क्वायर और माइनस 2kx और फिर क्या था 6। यहां से क्या जाएगा, यहां से आप देखोगे तो a बराबर कितना जाएगा k, b बराबर क्या जाएगा माइनस का 2k, b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2k, ठीक है। और c कितना जाएगा 6 आ जाएगा, c कितना जाएगा 6। बात समझ गए? b माइनस 2k और c कितना जाएगा 6, ये आपने तुलना की। अब आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बराबर करना है, k का मान आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ये की जगह कितना है k, और c की जगह 6 है, a की जगह k और c की जगह 6 आ गया 4, और ये माइनस 2k का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 2k का माइनस 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 ये प्लस 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 624, 24k बराबर 0। भाई शर्त यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो यहाँ से क्या चीज आ रही है कॉमन, यहाँ से आ रहा है 4k आ रहा है, तो यह पीछे रह जाएगा k, और यह क्या हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। 6 रहेगा भाई, 6 चौक 24, 6 चौक 24k, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 4k बराबर 0, या तो 4k बराबर 0 होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k बराबर 0, k का एक मान करेगा 0, या फिर क्या होगा k माइनस 6 बराबर 0 होगा, यहाँ से k कितना जाएगा 6, k के दो मान हो गए, ये भी क्या अपने आप में द्विघात समीकरण टाइप बन रहा है, ठीक है। तो देखो ठीक है कितने मान आए 2, क्योंकि k क्या है द्विघात में, k भी क्या है चर है, k भी चर है, तो एक मान क्या आया 0, एक मान क्या आया 6 आया। बात क्लियर? वैसे का वैसे आपको इसको भी सॉल्व करना है, इसमें भी क्या होगा आपके इस k की फॉर्म में ही कोई द्विघात समीकरण बनेगी, जब ये शर्त लगाओगे तब फिर आपके k का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं बताता हूं आपको आगे नेक्स्ट सवाल। क्लास बहुत लंबी हो गई है वैसे भी, ठीक है ना। अब देखो, अब कह रहा है k का मान ज्ञात करो यदि मूल वास्तविक एवं भिन्न हो। मूल वास्तविक एवं भिन्न की शर्त क्या है सर? मूल वास्तविक एवं भिन्न की शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से। तो वास्तविक होंगे और कैसे होंगे भिन्न होंगे, तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो इसको भी करने का तरीका है, देखो आपके पास कितना है a कितना है, a है k, b कितना है 2 है, b कितना 2, और c कितना है 1 है, c कितना है 1, a k है, a कितना है k, बात क्लियर। b कितना है 2 और c कितना है 1 है। तो अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा करना है आपको, क्या करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा करना है। तो b की जगह 2 का स्क्वायर 4, 4 a की जगह k इंटू c की जगह 1 बराबर बड़ा है 0 से। अब देखो यहां से देखोगे आप तो क्या कर दोगे आप 4 माइनस 4k बड़ा 0 से, 4 माइनस 4k बड़ा 0 से, ठीक है। तो अब देखो आप क्या करो, यहां से भले ही 4 बड़ा किससे इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 4k, यानी कि 4 से 4 आप क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो, इस साइड रह जाएगा 1, भाई भाग दोगे तो k, यानी कि k का ऐसा मान जो 1 से छोटा हो, k का ऐसा मान जो क्या होना चाहिए 1 से छोटा। तो देख लो भाई, अब फिर आपको क्या करेंगे ऑप्शन में क्या करेंगे वैसे देंगे, ठीक है। ये देखो ये शर्त क्या आई है आपके पास, शर्त ये आई है कि जो k का मान है ना 1 से छोटा होना चाहिए, नहीं k 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, k क्या है 1 से छोटा होना चाहिए। अब आपको एग्जाम में क्या दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे a b c और d। अब इसमें से एक दे देंगे ऑप्शन कि भाई k 1 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटे में k 0 भी नहीं होना चाहिए, तो जैसे ही k 0 हुआ तो ये द्विघाती नहीं होगी, ये अपने आप में क्या होगा द्विघाती नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा द्विघात भी
नहीं होने वाली है। तो सर क्या, तो कोई दूसरा मान एक से छोटा और जो इसमें आपको दिया हो, ठीक है ना, वो आपको चूज करना है, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता भाई, एक से छोटी संख्या क्या होगी, तो जीरो होगा, -1 -2 ऐसे होगा ना, तो जीरो तो हो नहीं सकता। मैंने बताया कि ये जीरो होते ही क्या हो जाएगा, ये दी गाती नहीं होगी, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद कोई अंक है जीरो से छोटा, -1 है, -2 है, वो आपके हो सकता है, वो आपके हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे कैसे आप क्या करोगे, इसके लिए भी करोगे। इसके लिए यहां अपन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ आपको अपने को दिख रहा है कितना है, ए कितना है 1, बी -k, और सी कितना है 9, तो बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर, और -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 9 बड़ा होना चाहिए 0 से, के स्क्वायर -36 बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, के स्क्वायर -36 बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि ऐसे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे, 36 से। आप क्या करोगे, दोनों जगह क्या करोगे, वर्गमूल कर दोगे, यहां से आ जाएगा के बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से, के बड़ा होना चाहिए 6 से, ये भी सीन आपके बैठ सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि एक मिनट, इसको आप डायरेक्ट हमेशा वर्गमूल नहीं करना, ये मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है, इसको दो टुकड़ों में बांट सकते हो आप, या फिर वैसे कर दो जैसे कि आपको करना है, मतलब नॉर्मली, ठीक है। तो के क्या हो जाएगा, 6 से बड़ा हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, 6 से बड़ा, ठीक है ना। हाँ, तो इसको जैसे कि नॉर्मली, जैसे कि एक मैथमेटिकल रूल तो मैं बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए चीजें नहीं है, तो इनको देखो, इसको क्या अपन वर्गमूल में डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई क्या आया है, के स्क्वायर, के स्क्वायर -36 बड़ा है 0 से, यहां से आप देखो के स्क्वायर -36 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको 6 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं ना, 6 का स्क्वायर। अब देखो आपको पता है एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर क्या होता है, x + y, और x - y ये होता है। इसको क्या लगोगे, k + 6 और k - 6, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब चीज होती है, इसका मतलब कि क्या होगा कि k + 6 बड़ा होना चाहिए 0 से, और k - 6 भी बड़ा होना चाहिए 0 से। यहां से देखोगे तो k बड़ा होना चाहिए -6 से, और k बड़ा होना चाहिए 6 से, ठीक है, k बड़ा होना चाहिए 6 से। देखो बात वो की हुआ, वैसे बात वो की, इस तरीके से भी आप एक चीज कर सकते हो कि भाई k -6 से भी ये होना चाहिए बड़ा, और k 6 से भी बड़ा होना चाहिए, यानी कि शर्त क्या होगी कि भाई 6 से बड़ा है तो इससे तो अपने बड़ा हो जाएगा, दोनों शर्त को ये सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो k क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो इस चीज को आप वैसे भी देख सकते थे, मैंने बताया भाई के स्क्वायर 36, तो दोनों साइड करोगे वर्गमूल, वो 6 आ जाएगा, इस हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी तरीका देख लेना चाहिए, कभी कभी काम आती है चीजें, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप डायरेक्ट ऐसे वर्गमूल करो, इससे बढ़िया ऐसे निकालो, थोड़ा आपको आइडिया और मिल जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो के क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। अब क्या होगा, आपको ऑप्शन में दे देंगे, एक दे देंगे, मान लो ऑप्शन दे दिया 5, ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया 7 दे दिया, तो क्या करोगे, अब 7 हमेशा सही होगा, 7 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जो 6 से बड़ा है आपको टिक करना है। तो सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 10th लेवल में है, ये सारी चीजें 10th लेवल में है आपके। ये जो 10th की जो आरबीएससी की बुक है, जो आपकी मैथ्स की बुक है, उसमें ये चीजें है तो पूछी जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये लेवल आपके लिए बस पीक लेवल हो गया इतना। चलो, अब देखिए एक सवाल है मस्त, ये पूछ रहा है भाई 6x² + 6x - 12 = 0, इसके मूलों का योग व गुणा ज्ञात करो। मूलों का योग व गुणा ज्ञात करना आपको, कि इसके मूल क्या आएंगे, उससे योग क्या होगा और गुणा क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां से पहले तो अपन क्या करेंगे, मूलों का मूल निकालेंगे, फिर उनका योग करेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए, तो पहले सवाल सिंपल है, ठीक है। पहले तो ये तरीका अपन जो नॉर्मल तरीका वो
लेंगे काम में, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है। चलिए पहले तो क्या करना अपने को, इसके क्या कर दो आप, इसके कर दो टुकड़े 6x² और 6 को वो करो ऐसा कि भाई जो इसका अगर क्या कर दो, गुणा कर दो, क्या जाए -12 और जोड़ने पर क्या जाए 6x आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 6x आ जाए, ठीक है। तो देख लो भले, सॉरी एक मिनट 12 नहीं, ये करना ना 12×72, ठीक है। तो जो गुणा करने पर कितना आ जाए 72 आ जाए, माइनस के 72 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 6 आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो 12 - 6, तो 12 - 6 कितना 6 हो जाएगा, और 12 × -6 -72। और क्लियर, देखो इसके टुकड़े क्या होंगे, हाँ हो जाएगा 6x² प्लस क्या लिखोगे 12x - 6x, ये लिख सकते हो, सेम हुआ, -12 = 0, ये 72 बना रहा है, 12×72, ठीक है। चलो यहाँ से क्या आ रहा है, इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी ले सकते हो, दूसरा तरीका ये भी है, ऐसे नहीं लो, ये वाला नहीं लो, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें से 6 ले लो कॉमन, 6 कॉमन ले लो, x² प्लस x - 2 = 0, यहाँ से 6 निकल जाएगा, क्योंकि भाई ये 0 के बराबर तभी होगा जब क्या होगा, ये वाला 0 होगा, क्या होगा, ये 0 होगा, यानी कि इसको 0 बराबर कर दो, x² प्लस x - 2 = 0। यहाँ 6 का कोई मतलब नहीं है, 6 अगर भाग में ले जाओ 0/6 क्या जाएगा 0। तो देखो x² प्लस x - 2, यानी कि क्या करना है, ये आपको यहाँ पे लाना 1, तो गुणा करने पर -2, तो यानी क्या हो जाएगा x², ये 2x और -1, यानी कि 2 और 1 -1, तो गुणा हो जाएगा -2, और जोड़ने पर क्या जाएगा 1, -2 = 0। यहाँ से देखोगे तो x + 2 -1 कॉमन ले लो, यहाँ भी आ जाएगा x + 2 = 0। ऐसे देखोगे तो ये आ जाएगा, ये x + 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या रहेगा अंदर x - 1 = 0। यहाँ से क्या आया, एक आया x बराबर, ये इससे 0 के बराबर करोगे तो क्या जाएगा 1, और एक आ जाएगा x = -2। तो देखो मूलों का गुणा, मूलों का गुणा, मूलों का पहले योग करते हैं, योग तो क्या हो जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा आपके 1 और -2, इन दोनों का जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, योग तो कितना जाएगा -1, तो गुणा, दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, तो 1 गुणा -2, गुणा कितना जाएगा -2, समझ गए, योग आ रहा है -1 और गुणा आ रहा है -2, ये तो आपको ऐसे करना है। अब बहुत बार मान लिया कि इसके टुकड़े नहीं हो रहे, इसके टुकड़े नहीं हो रहे, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में तो ये मान निकलेगा नहीं सिंपली, तो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि भाई ये कहां से आया, ये उसी सूत्र से आया है, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको कि मूलों का योग व गुणा ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, यदि माना द्विघात समीकरण कोई ax² bx + c है, तो उसके मूल अपन ने क्या मान लिया, 2 मूल होंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होंगे, 2 मूल होंगे, एक को मान लिया आपने अल्फा, एक को मान लिया बीटा, एक को क्या मान लिया बीटा, इसको बीटा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बीटा, बीटा ऐसा होता है, बीटा और ऐसे भी ये अल्फा, ये बोल, ठीक है। तो एक अल्फा एक बीटा, तो मूलों का योग क्या होगा -b/a, मूलों का योग होता है -b/a, तो मूलों का गुणा होता है अल्फा गुणा बीटा c/a, ये मतलब फिक्स, ये कहां से आया, ये यहीं से आया, ये फॉर्मूला है ना अपने, तो मेन फॉर्मूला से सारी चीजें होती है। ये देखो इसके 2 मूल ये होंगे, एक मूल तो क्या होगा ये x1, इसको अपने मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। तो जब आप इनको जोड़ोगे ना, तो इनको जोड़ के देखोगे, जब इनको जोड़ोगे ना, तो आपस में ये प्लस का ये माइनस का ये हो जाएंगे कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका -2b, यहाँ से ये -2b/2a, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए आया ये -b/a, आपके आया ना अल्फा प्लस बीटा -b/a, इसलिए आया। और जब इनका करोगे ना गुणा, तो आपके c/a आ जाएगा, ठीक है, वो भी आप गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगी, तो आपके क्या है, जो फॉर्मूला है वो क्या बैठ रहा है, फॉर्मूला बन रहा है अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा c/a। अब देखो सवाल क्या था, पीछे अपने सवाल था ये, जिसमें अपने क्या आ रहा था 6x² और ये +6x
और -12 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या है, ए 6 है, बी भी 6 है, और सी कितना है -12। सी कितना है सी माइनस का, एक मिनट, हाँ, सी -12 है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इसके लिए देखोगे तो ये माइनस बी की जगह कितना 6 और ए कितना 6, ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है, सी कितना -12, ए कितना 6, ये -2, यानी कि योग तो कितना आ रहा है -1 और गुणा -2 आ रहा है। देखो योग -1 और गुणा -2, समझ गए, ये शॉर्ट तरीका हो गया आपने। ठीक है, ये फॉर्मूले आप पता रख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अब सर इसके ऊपर सवाल कैसे आएगा, वो कैसे बनेगा, तो एग्जाम में सवाल ऐसे आ जाता है, कैसे कि यदि बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस के का एक शून्य क्या है, दूसरे का व्युत्क्रम हो, शून्य यानी कि बहुपद के बराबर 0 रख दो। ठीक है, फिर इसका मान निकाल लो, तो जो आंसर आएगा वही क्या, शून्य का मतलब हल। ठीक है, तो का एक शून्य यानी कि कहने का मतलब वही है, मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या, यानी क्या, जो एक शून्य के वो क्या दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि माना एक मूल क्या है, एक मूल अल्फा, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा, दूसरा मूल हो जाएगा 1/अल्फा। ये तो होगा भाई। ठीक है, माना जो दूसरा मूल का नाम क्या बीटा है, तो बीटा कितना हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि एक मूल क्या है अल्फा है। ये देखो एक शून्य दूसरे का क्या है व्युत्क्रम यानी उल्टा है। ठीक है, ये अल्फा है तो ये 1/अल्फा, क्या एक दूसरे के उल्टे। अबे तो के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, तो सिंपल सी बात है, के का मान आप निकाल सकते हो बहुत आराम से। देखो दोनों मूलों का गुणा आपको पता है, दो मूलों का गुणा अल्फा गुणा बीटा, ये होता है। ये क्या था, सी अपन ए मूलों का गुणा। तो देखो आपके मूल कितने हैं, जो अल्फा की जगह तो अल्फा है, लेकिन दूसरा बीटा क्या है 1/अल्फा, बराबर सी कितना है के, ये कितना है बटे में 5, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये बराबर कितना जाएगा 5 जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सवाल है, बच्चे इसको देखते डरे, अरे यार ये वैसे सवाल आ गया, कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी सब कुछ आसान हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, सब कुछ मतलब आपके लिए बाल मसाला तैयार करके दिया आपको, बस आपको तो उस पर काम करना है। ये समझ लो जैसे कि खाना है ना, खाना पूरा तैयार होके सब कुछ मतलब आपके वो मतलब आपके मुंह में दे रखा है, बस मुंह तक। ठीक है, चबाना आपको है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसमें हो गए क्लियर, प्रैक्टिस आपको करनी है, ट्यूशन जहाँ भी मिले सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए, और वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा और देख लेना अच्छे से, मामला आपको क्लियर हो जाएगा। दी का समीकरण में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।